हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कोर प्लस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और बहुत जोरों शोरों से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूं आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर राशि मैम और आप और मैं यहाँ साथ मिलकर पढ़ते हैं केमिस्ट्री के न्यू कॉन्सेप्ट्स को और अपनी केमिस्ट्री के फाउंडेशन को साथ मिलकर बनाते हैं स्ट्रॉन्ग, राइट? तो देखते हैं कि हम आज की क्लास में करने क्या वाले हैं। जैसा कि बच्चे आप सभी जानते हैं, हमने क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर दिया है, जो कि है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, राइट? ये आप सभी जानते हैं। उसके बाद बच्चे थ्योरी पार्ट को कंप्लीट करने के बाद हमने स्टार्ट किया था सबसे जरूरी काम। अब वो सबसे जरूरी काम क्या है मैम? वो है क्वेश्चंस को सॉल्व करना, क्योंकि जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तभी जान पाएंगे कि हमें कितने ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कंप्लीटली समझ में आए और कौन से कॉन्सेप्ट्स अभी तक क्लियर नहीं हो पाए, राइट? तो सबसे जरूरी काम है क्वेश्चंस को सॉल्व करना और उसके अंदर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना। तो वही हम आज करने वाले हैं। चैप्टर 2 क्लास 10th लेक्चर नंबर 11। सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हम डिस्कस कर चुके हैं बहुत ही डिटेल में, आप प्रीवियस लेक्चर पे जाकर देख सकते हैं। आज हम एक्सरसाइज के जो हमारे लास्ट के कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं उन्हें भी कंप्लीट कर देंगे, ताकि हमारा एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स कंप्लीटली पूरा हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे पहुंच गए थे हम बच्चे, राइट? 8 तक तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब 9th क्वेश्चन देखते हैं। 5 सॉल्यूशंस A, B, C, D and E। ओके, सॉल्यूशंस को नेम दिए गए हैं A, B, C, D and E when tested with a universal indicator। याद हो अगर बच्चे, हमने इस यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में भी पढ़ा था। क्या पढ़ा था? देखिए, हमने ये चीज देखी, बच्चे हम ये पढ़कर आए हैं। जब हम पहुंचे थे कहाँ, हमने एक प्यारा एग्जाम्पल देखा था। वो क्या था मैम? वो ये था कि जब हमारे पास हो एक स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड और उसकी के साथ में हो एक वीक एसिड, फॉर एग्जाम्पल विनेगर में प्रेजेंट एसिटिक एसिड, और अगर कोई हमसे सवाल करे क्या कि इन दोनों एसिड के बीच में बताइए कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन सा वीक एसिड है, राइट? वहां पर आकर हम अटक गए थे, हम फंस गए थे। क्यों फंस गए बच्चे हम? क्योंकि वहां पर आकर हमें ये नहीं पता चला कि हमने पढ़कर आए थे लिटमस के बारे में। लिटमस क्या करता है मैम? कलर चेंज करके बताता है कि एसिड है या बेस है। लेकिन अब तो हम फंस गए। कैसे फंस गए? क्योंकि दोनों ही एसिड हैं और हमें बताना है कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन सा वीक एसिड है, राइट? वो हमारे सामने प्रॉब्लम आई थी। तब उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था हमारे स्पेशल इंडिकेटर ने। याद है हमने वर्ड यूज किया था, इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ इंडिकेटर। स्पेशल है और क्या कहा जाता है इसे? यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये हमें देता है क्या बच्चे? पीएच वैल्यू आपके सॉल्यूशन की, और उन्हीं पीएच वैल्यू को कंपेयर कर कर हम ये बता सकते हैं क्या वो सॉल्यूशन एक एसिड है या एक बेस है, और साथ ही में ये भी बता सकते हैं कि वो सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, या फिर एक स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक बेस है। कैसे? हम देखकर आए हैं पीएच वैल्यू अगर होती है बिलो 7 तो वो सॉल्यूशन एसिड है, राइट? पढ़कर आए हैं हम पीएच स्केल के और पीएच वैल्यू के बारे में। दूसरी तरफ बच्चे, अगर पीएच वैल्यू अबव 7 है, मतलब 7 से ज्यादा है, तब हम क्या कहते हैं कि वो जो सॉल्यूशन है वो सब्सटेंस एक बेस है। क्या है? एक बेस है।
राइट। वही जो हमने देखा, क्या एक और स्टेटमेंट डिस्कस करी थी, क्या थी मैम वो? स्ट्रॉन्गर द एसिड लोअर द pH वैल्यू। जितना ज्यादा एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब वो एसिड जो क्या करते हैं, ज्यादा H+ देते हैं। कैसे ज्यादा देते हैं? क्योंकि पानी में जाने के बाद वो कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं, पूरे के पूरे टूट जाते हैं, राइट। इसीलिए वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाते हैं। और उन सभी स्ट्रॉन्ग एसिड की जो pH वैल्यू है वो होती है लो वैल्यू, ठीक है। कम मतलब जो कम वैल्यू वाले एसिड हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं, और जो ज्यादा pH वैल्यू वाला एसिड है वो एक वीक एसिड है, ठीक है। वही बेस के केस में बच्चे इसका उल्टा होता है। कैसे? जो ज्यादा pH वाला बेस है वो होता है स्ट्रॉन्ग बेस, और जो कम pH वाला बेस है वो होता है एक वीक बेस, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या हमें क्या बताना है क्वेश्चन में। आपको मिले 5 सॉल्यूशन ABCDE, और आपने पांचों को टेस्ट किया यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ। अब तक तो समझ आ गया होगा कि यूनिवर्सल इंडिकेटर क्यों यूज किया जाता है। वो हमें क्या देता है? pH वैल्यू। तो इन्होंने हमें pH वैल्यू भी दे दी पहले ही कि ये pH वैल्यूज आपके पास आई हैं। रिस्पेक्टिवली विच सोल्यूशन इज। अब हमें क्या आंसर करना है कि इन पांचों में से कौन सा सोल्यूशन न्यूट्रल है, कौन सा स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन है। एल्कलाइन कौन से होते हैं? जो बेस होते हैं वो एल्कलाइन होते हैं, राइट। तो स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन का मतलब है स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है? स्ट्रॉन्गली एसिड। और वीकली एसिडिक सॉल्यूशन कौन सा है? और वीकली एल्कलाइन सॉल्यूशन कौन सा है? इसी के साथ में क्या करना है? अरेंज द pH इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। जो pH वैल्यू दी गई है इन्हें आपको हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन के इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी लगाना है। अब पहले वैल्यूज लिख लेते हैं, क्या क्या है? 4, 1, 11, 7, 9। ठीक है बच्चे, क्या लिखेंगे? 4, 1, 7, 11 और 9, राइट। किसकी है? ये A की pH वैल्यू है, B, C, D एंड E। एक बार चेक करते हैं, सही वैल्यूज लिखी है हमने। 4, 1, 11, 7, 9। 4, 1, 11 पहले है बच्चे। 4, 1, 11, 7 देन 9, ठीक है। अब हमें मिल गई A की pH 4 है, B की 1, C की 11, D की 7 एंड E की 9 है, राइट। हमने एक चीज और देखी थी, जो pH वैल्यू होती है वो इनवर्स रिलेशन में होती है किसके? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयंस, राइट। अगर H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो pH जो है वो कम होगी, और वही अगर हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, डिक्रीज होगी, लो वैल्यू होगी, तो pH उतनी ही बढ़ जाएगी, pH वैल्यू। ओके, तो यहां से हमें क्या बताना है? पहले इस क्वेश्चन को आंसर कर देते हैं। अरेंज द pH इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। सबसे पहले तो pH का ही ऑर्डर लगा लेते हैं। क्या है देखो, 11 इंक्रीजिंग ऑर्डर देना है, ठीक है। तो सबसे लो क्या है? 1, 4, 7, 9 एंड 11, ठीक है। अब जिसके लिए pH वैल्यू ज्यादा होगी, यानी कि pH की वैल्यू हाई है, उसमें हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, उतनी ही लो होगी। तो अगर हम बात करें किसकी? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन की,
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन जो होगी उसका ऑर्डर क्या होगा बच्चे, बिल्कुल इसका उल्टा होगा। मतलब जिसकी पीएच वैल्यू 1 है उसके अंदर हाइड्रोजन आयन सबसे ज्यादा होंगे, देन 4, 7, 9 एंड 11। ठीक है, ये क्या आ गया हमारे पास, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन का पीएच वैल्यू के हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, अब हमें किस फॉर्म में आंसर देना पड़ेगा, किस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन ज्यादा है उसका इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये तो डिक्रीजिंग हो गया, और इसी के साथ में सॉल्यूशन का नेम भी दीजिए। सॉल्यूशन 1 की कौन सा सॉल्यूशन है उनका कॉरेस्पॉन्डिंग नेम लिखिए। 1 किसका था बच्चे, B, 4 A, 7 D, 9 E एंड 11 C। ठीक है, ये तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन हो गया। हमें क्या देना है, इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन का हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर देना है, तो इसका उल्टा कर दो। C में सबसे कम है, फिर E, देन D, A एंड B। ठीक है, यानी कि जिसकी पीएच वैल्यू सबसे कम है 1 वाले की, B की, उसके अंदर सबसे ज्यादा हाइड्रोजन आयन है। उसके बाद A के पास है 4, देन D 7, E 9 एंड C के पास सबसे कम हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन है, क्योंकि उसके पास जो पीएच वैल्यू है वो सबसे ज्यादा है, हाईएस्ट पीएच वैल्यू है, इसीलिए उसमें सबसे कम हाइड्रोजन आयंस हैं। राइट, अब यहाँ जाइए देखिए, अब हमें ये बताना है कि न्यूट्रल पीएच कौन सा होता है। तो हमने जब पीएच स्केल के बारे में पढ़ा तब हमने देखा 7 पीएच वैल्यू होती है हमारे न्यूट्रल पीएच के लिए। राइट, बिलो 7 जितनी वैल्यूज होंगी वो होंगी एसिडिक रेंज, एसिड्स के लिए, और अबव 7 जो होती है वो होती है हमारी बेसिक रेंज, बेसिस के लिए। तो न्यूट्रल किसकी होती है हमें पता है 7 की, और ये 7 जो है ये है डी सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, न्यूट्रल पीएच कौन सी होगी, 7, जो कि डी है। ठीक है, बी पे आ जाओ, स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन, अबव 7 होते हैं एल्कलाइन सॉल्यूशन, बेसिस। अब अबव 7 के 2 ऑप्शन हमारे पास हैं, 2 ऑप्शन है, एक 11 और एक 9। अब हमें पता है जितनी ज्यादा पीएच वैल्यू होगी उतना ही वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ठीक है, तो ज्यादा किसकी है, 11 की, यानी कि ये 11 क्या है, सी सॉल्यूशन। तो स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन पीएच विल बी 11 और ये है सी। ठीक है, स्ट्रॉन्गली एसिड, स्ट्रॉन्गर द एसिड लोअर द पीएच वैल्यू। देखिए एसिड रेंज क्या होती है, बिलो 7, वहां पे हमारे पास 2 सॉल्यूशन है, 4 और 1 पीएच के, जो पीएच वैल्यू बिलो 7 रखते हैं। तो इन दोनों में से स्ट्रॉन्गर एसिड और वीकर एसिड कौन सा होगा, स्ट्रॉन्गर द एसिड लोअर द पीएच वैल्यू। जिसकी पीएच वैल्यू कम है वो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। तो इन दोनों में से पीएच वैल्यू 1 इज लेस, राइट, देन 4। तो यानी कि जो पीएच वैल्यू 1 वाला सॉल्यूशन है जो कि है आपका बी, ये क्या होगा, स्ट्रॉन्गली एसिडिक, और वही जो पीएच 4 है ये क्या होगा आपका वीकली एसिड। ए क्या है, वीकली एसिडिक, पीएच 4 ए हो जाएगा वीकली एसिडिक सॉल्यूशन। और वही वीकली एल्कलाइन कौन सा होगा हमारे पास, जिसकी पीएच है 9, यानी कि ई। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि यूनिवर्सल इंडिकेटर पीएच स्केल के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। अब नेक्स्ट पे चलें, नंबर 10। ये क्या बोल रहा है, इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन्स आर टेकन इन टेस्ट ट्यूब्स ए एंड बी
Hydrochloric acid is added to test tube A while acetic acid is added to test tube B. Amount and concentration taken for both the acids are same. In which test tube will the fizzing occur more vigorously and why? अब एक एक करके देखते हैं क्या क्वेश्चन कर रहा है। सबसे पहले दो टेस्ट ट्यूब ली हैं, एक ए दूसरी बी। क्या डाला दोनों में? मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, उसके बाद क्या करा बच्चे? ए के अंदर HCl डाल दिया। क्या डाल दिया? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और बी के अंदर एसिटिक एसिड ऐड कर दिया। ठीक है, अब इन दोनों में से पूछ रहा है, देखो एसिड का जो अमाउंट है और कॉन्सेंट्रेशन है वो दोनों एसिड की इक्वल बराबर ली गई है। ए की भी यानी कि HCl की और बी में एसिटिक एसिड, दोनों का जो अमाउंट है और कॉन्सेंट्रेशन है वो बराबर हमने ली है। अब ये पूछ रहे हैं कौन सी टेस्ट ट्यूब में फिजिंग जो होगी वो ज्यादा विग्रस होगी, ज्यादा फिजिंग होगी। ठीक है, सबसे पहले देखना पड़ेगा कि जो ये एसिड्स हैं ये मैग्नीशियम रिबन के साथ कर क्या रहे हैं। जब मैग्नीशियम रिबन में एक एसिड डाला गया तब क्या हो रहा है? देखिए, हमने पढ़ा है बच्चे, जो मेटल्स होते हैं ये रिएक्ट करते हैं किसके साथ? एसिड्स के साथ। ठीक है, एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या करते हैं? एक तो मेटल का सॉल्ट बनाते हैं और उसी के साथ में प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोजन गैस भी। राइट, अब ये जो हाइड्रोजन गैस है जब ये निकलेगी तब क्या करेगी? फिजिंग प्रोड्यूस करेगी, या आपको बुलबुले उठते हुए दिखेंगे, फिजिंग होती, जैसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलते हैं फिज निकलता है एकदम से, वैसे ही यहाँ पे भी आपको फिजिंग होती हुई दिखेगी। क्यों दिख रही है? क्योंकि हाइड्रोजन गैस निकल रही है। राइट, अब हमें ये जानना है कि ए और बी दोनों में से किस में फिजिंग ज्यादा हो रही है। अब ये कैसे पता चलेगा? ये ऐसे पता चलेगा, किस में हाइड्रोजन गैस ज्यादा बन रही है। राइट, पहले दोनों के रिएक्शंस देखते हैं। मैग्नीशियम जो कि मेटल है HCl से रिएक्ट करा के सॉल्ट बनाता है मैग्नीशियम क्लोराइड, और उसी के साथ में हाइड्रोजन गैस भी निकलती है। ये निकलने वाली हाइड्रोजन गैस फिजिंग प्रोड्यूस करती है। अब देखते हैं दूसरा, मैग्नीशियम जब रिएक्ट करता है एसिटिक एसिड के साथ तब क्या बनता है? मैग्नीशियम एसीटेट सॉल्ट, और उसी के साथ में H2 गैस भी लिबरेट होती है जो फिजिंग साउंड प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, अब इन दोनों रिएक्शन से हमें पता चल गया हाइड्रोजन तो दोनों में बन रही है। राइट, ये तभी तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है मोर फिजिंग किस में हो रही है। क्वेश्चन ये नहीं कह रहा कि किस में फिजिंग हो रही है और किस में नहीं हो रही है, वो ये पूछ रहा है किस में हो रही है मोर फिजिंग। राइट, किस में ज्यादा विग्रसली फिजिंग प्रोड्यूस हो रही है। तो कैसे बताएंगे बच्चे? देखिए, हमें एक चीज पता है, क्या? देखो, मैग्नीशियम दोनों में लिया है वो तो सेम है, तो वहां से तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। अब आखिरी चीज जो बचती है वो ये दोनों एसिड बचते हैं। हमें पता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। राइट, वही जो एसिटिक एसिड है वो एक वीक एसिड है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या? कंप्लीट डिसोसिएशन देता है जब वाटर में जाता है, यानी कि जो ये H+ बनाता है
वो होते हैं मोर हाई अमाउंट में H+ बनाता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है। वही वीक एसिड जो है ये पार्शियली डिसोसिएट होता है और H+ जो है वो बहुत लेस अमाउंट में बहुत कम बनते हैं, राइट। तो देखिए जहां H+ ज्यादा बनेंगे HCl के केस में, वहीं पे क्या होगा, H2 गैस भी ज्यादा लिबरेट होगी, ज्यादा प्रोड्यूस होगी, राइट। और जिस केस में एसिटिक एसिड के केस में H+ आयन कम बनेंगे, वहां पर हाइड्रोजन गैस भी कम अमाउंट में बनेगी क्योंकि ये वीक एसिड है, राइट। तो यानी कि हम क्या बताएंगे बच्चे, जो एसिटिक एसिड है इन केस ऑफ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के केस में द फिजिंग occurs more vigorously। ठीक है, हम क्या बताएंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के केस में जो फिजिंग है वो ज्यादा विग्रस होगी, राइट। HCl किस में था, A में, तो यानी कि आप ये भी कह सकते हैं A के केस में B से ज्यादा फिजिंग होगी। कौन सी टेस्ट ट्यूब में, A टेस्ट ट्यूब में फिजिंग ज्यादा होगी, किससे, टेस्ट ट्यूब B से। ओके, समझ में आ गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेश मिल्क हैज अ pH of 6. How do you think the pH will change as it turns into curd? Explain your answer. क्या कह रहे हैं बच्चे, जो हमारा मिल्क होता है, रोज जो हम दूध पीते हैं, इसकी pH है 6, यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये ना स्लाइटली एसिडिक है। कैसा है, स्लाइटली एसिडिक है, थोड़ा बहुत एसिडिक इन नेचर होता है, राइट। क्योंकि pH क्या है, देखो 7 pH हमारी होती है न्यूट्रल, राइट, उससे बिलो वाले होते हैं एसिडिक। अब ये है 6, तो बहुत क्लोज है किससे, 7 से, न्यूट्रल pH से, इसलिए हम इसे कहेंगे कि ये स्लाइटली एसिडिक है, हल्का फुल्का एसिडिक है, कुछ एसिड्स इसके अंदर प्रेजेंट हैं, राइट। अब ये कह रहे हैं जैसे ही क्या होगा, इस मिल्क से बनेगा कर्ड। घर पे दही जमाते हैं, दूध से दही बना रहे हैं, राइट। अब ये जैसे ही दही बनेगी, इसके अंदर एक एसिड बनेगा। कौन सा एसिड है वो, नाम याद रखना है, लैक्टिक एसिड। अब जो ये लैक्टिक एसिड है, देखिए पहले जो दूध था वो स्लाइटली एसिडिक था, स्लाइटली मींस हल्का फुल्का एसिड रेंज में है, राइट। पर जैसे ही इस मिल्क से आपने कर्ड बना दी, दूध की दही जमा दी, वैसे ही क्या हुआ, कुछ एंजाइम्स के एक्शन की वजह से इस दही के अंदर बन गया लैक्टिक एसिड। अब ये लैक्टिक एसिड क्या करेगा, ये pH को लो कर देगा। क्या होगा आपका, pH जो है ये 6 से भी कम हो जाएगी। pH becomes lesser than 6 से भी कम हो जाएगी, क्योंकि कर्ड बनने पर एक एसिड प्रोड्यूस हो गया, लैक्टिक एसिड, इसीलिए pH जो है वो कम हो जाएगी, राइट। फ्रेश मिल्क हैज pH of 6. How do you think the pH will change as it turns into the curd? मतलब फ्रेश मिल्क जो था pH 6 पे था, जैसे ही दही बनी लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हुआ और वो pH वैल्यू को कम कर देगा, डिक्रीज कर देगा, राइट। pH जो है दैट विल बिकम लेसर देन 6। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, अ मिल्कमैन एड्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा
टू फ्रेश मिल्क। क्या कह रहे हैं, जो आपका दूध वाला है, जो घर पर दूध पहुंचाता है, वो क्या करता है, दूध जब फ्रेशली निकालता है उसके जस्ट बाद थोड़े से अमाउंट में, कितने अमाउंट में, वेरी स्मॉल अमाउंट में, बहुत थोड़े से अमाउंट में उस फ्रेश ताजे ताजे दूध के अंदर डालता है क्या, बेकिंग सोडा। क्या डालता है बच्चे, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। ये कैसा होता है, बेसिक इन नेचर। ये बेकिंग सोडा कैसा होता है, बेसिक इन नेचर होता है, राइट। अब पहला क्वेश्चन है, why does he shift the pH of fresh milk from 6 to slightly alkaline, राइट। मतलब देखिए फ्रेश मिल्क जो था pH 6 पे था, क्या था, फ्रेश मिल्क। दूध वाले भैया ने क्या किया, बेकिंग सोडा डाल दिया इसके अंदर, थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट में, ठीक है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। तब क्या हुआ, इसकी जो pH है वो बन जाएगी अबव 7, यानी कि ये हो गया क्या, स्लाइटली एल्कलाइन, हल्का फुल्का एल्कलाइन इन नेचर हो गया, स्लाइटली एल्कलाइन बन गया। अब पहले क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि आखिर क्यों दूध वाले भैया ने दूध के अंदर बेकिंग सोडा डाला, उसके पीछे का रीजन मांग रहा है, why he shift the pH from 6 to slightly alkaline, उन्हें क्या जरूरत है ऐसा करने की। तो बच्चे लास्ट क्वेश्चन में ही हमने देखा कि pH जो है वो होती है मिल्क की लेस देन 7, स्लाइटली एसिडिक होता है, ठीक है। अगर वो ऐसे ही पड़ा रहेगा तो धीरे धीरे स्लोली क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या होगा, उस मिल्क के अंदर एसिड का जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़ता जाएगा। धीरे धीरे एसिड बढ़ेगा तो क्या होगा, अगर फ्रेश मिल्क है तो उसके अंदर स्लोली क्या होगा, अमाउंट ऑफ एसिड इंक्रीजेस। जो उसके अंदर एसिड्स बन रहे हैं, जो बहुत धीरे धीरे बन रहे हैं, वो क्या करेंगे, अमाउंट में ज्यादा हो जाएंगे, और फिर pH जो है जब वो बहुत कम हो जाएगा 6 से, यानी कि एसिडिक रेंज में चला जाएगा, तब वो दूध खराब हो जाएगा। कभी कभार ऐसा होता है कि दूध घर पर आता है और उसमें से हमें खट्टी खट्टी सी स्मेल आ रही होती है ना, जब मम्मी कहती है भैया आज तो आपने खराब दूध दिया है, इसमें से सार स्मेल आ रही है, खट्टी स्मेल आ रही है। वो क्यों होता है, क्योंकि उस दूध के अंदर जो स्लोली जो एसिड बन रहे होते हैं वो ज्यादा समय तक दूध के पड़े रहने की वजह से ज्यादा बन जाते हैं और दूध खराब होके खट्टी यानी कि सार स्मेल देने लगता है। पर अब भैया ने क्या जुगाड़ निकाला है, एक आइडिया निकाला है कि दूध वाले भैया ने कहा कि मैं इसके अंदर थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल देता हूं। अब बेकिंग सोडा डालने से होगा क्या, होगा ये बच्चे, जो आपका धीरे धीरे एसिड बन रहा है, ये बेकिंग सोडा बेस होने की वजह से उस स्लोली बनने वाले एसिड्स को न्यूट्रलाइज कर देगा, राइट। और क्योंकि वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे तो आपका जो दूध है वो लंबे समय तक फ्रेश रहेगा। भैया जो दूध वाले हैं वो उस दूध को ज्यादा समय तक बेच पाएंगे, राइट, बेच पाएंगे या नहीं। तो इससे उन्हें फायदा हो रहा है, उनका दूध जल्दी खराब नहीं हो रहा। रीजन बताएंगे हम, क्या रीजन में हम लिखेंगे टू न्यूट्रलाइज, क्या करना है हमें,
न्यूट्रलाइज करना है। हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी है, एसिड जो है और बेस अगर उसमें डाला जाए एसिड में तो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है बेस। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, टू न्यूट्रलाइज द एसिड्स formed in milk, small amount of baking soda is added। क्या करेगा, एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा और दूध जल्दी खराब नहीं होगा। Why does this milk take a long time to set as curd? अब देखो वही चीज पूछ रहा है कि जो ये स्लाइटली एल्कलाइन मिल्क है ये दही बनने में यानी कि कर्ड बनने में ज्यादा समय क्यों लगाता है, लॉन्ग टाइम क्यों लेता है। तो आप क्या कहेंगे, हम यहाँ पे ये कह सकते हैं बच्चे कि जो ये मिल्क है जिसके अंदर दूध वाले भैया ने क्या डाल दिया था, बेकिंग सोडा डाल दिया, जिसकी वजह से ये स्लाइटली एल्कलाइन इन नेचर बन गया, राइट। तो बिकॉज मिल्क इज स्लाइटली एल्कलाइन इन नेचर, तो एल्कलाइन होने की वजह से क्या होगा, देखिए दूध से दही जमाने के लिए क्या बनाना पड़ेगा, अभी लास्ट क्वेश्चन में करा, लैक्टिक एसिड, राइट। क्या बनेगा, दूध से दही बनेगी कब, जब उसके अंदर प्रेजेंट शुगर लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाएगी, राइट। अब लैक्टिक एसिड तो बन रहा है, जब आप दही जमा रहे हो बन रहा था लैक्टिक एसिड, पर जो भैया ने उसके अंदर दूध के अंदर बेकिंग सोडा डाला था ना, वो उस लैक्टिक एसिड को बनने पर न्यूट्रलाइज कर दे रहा है, राइट। इसीलिए ही अब मिल्क से कर्ड बनने में उसे ज्यादा टाइम लगेगा, बिकॉज मिल्क इज स्लाइटली एल्कलाइन इन नेचर, सो लैक्टिक एसिड produced will get neutralized, so it will take longer time to set curd from milk। उस दूध से दही बनाने में हमें ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि जो स्टार्टिंग में हमारा लैक्टिक एसिड बन रहा होगा ताकि दूध से दही में कन्वर्ट हो जाए, वो लैक्टिक एसिड बेकिंग सोडा से न्यूट्रलाइज हो जाएगा, राइट। फिर उस न्यूट्रलाइजेशन के बाद जो लैक्टिक एसिड बनेगा उससे हमारा दूध दही में चेंज होगा, इसकी वजह से टाइम जो है हमें ज्यादा लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, एक्सप्लेन व्हाई। मॉइस्चर प्रूफ का मतलब क्या है, जिसके अंदर बिल्कुल भी पानी ना जा सके, इवन वाटर वेपर्स भी उसके अंदर ना जा सके, बिल्कुल मॉइस्चर प्रूफ होना चाहिए, एक मॉलिक्यूल भी वाटर का अंदर एंटर ना कर पाए। ऐसा क्यों होता है, सबसे पहले देखते हैं किसके बारे में पढ़ रहे हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में, राइट। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, CaSO4 डॉट हाफ H2O, केमिकल नेम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। इसमें क्या होगा, अब देखिए ये क्या है, प्लास्टर ऑफ
पेरिस। हेमीहाइड्रेट का मतलब क्या है? हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर भी इसके साथ है। हेमी मतलब हाफ। अब जैसे ही ये वाटर के कांटेक्ट में आता है, थोड़े से पानी के कांटेक्ट में आते ही, यानी कि सिर्फ 1.5 H2O मॉलिक्यूल्स चाहिए, ठीक है, वो इससे कहाँ से मिल जाएंगे? मॉइस्चर से भी मिल जाएंगे इजीली। तो उनके कांटेक्ट में आते ही ये क्या करता है? ये कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O बनाता है। इसे किस नाम से जानते हैं हम? जिप्सम। ठीक है। अब जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है एक पाउडर की फॉर्म में होता है। जैसे ही वाटर मिल जाए, थोड़ा सा भी, थोड़ा बहुत पानी मिलते ही क्या होता है? हार्ड हो जाता है और जिप्सम फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, पानी की भी जरूरत नहीं है, मॉइस्चर ही काफी है, थोड़े से वाटर मॉलिक्यूल्स ही काफी हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, पीओपी मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस, हार्डन्स टू फॉर्म जिप्सम। क्या होगा? जैसे ही थोड़ा सा मॉइस्चर मिलेगा, जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा और हार्ड बन जाएगा। ठीक है। अब जो ये पीओपी होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसे हम काफी सारी जगह पे यूज करते हैं। फ्रैक्चर्ड बोन को, बोन फ्रैक्चर हो जाए, उसको अपनी जगह पे रखने के लिए प्लास्टर चढ़ाते टाइम पीओपी का यूज होता है। काफी सारे आर्टिफैक्ट्स को बनाने के लिए, राइट, कई टॉयज को बनाने के लिए भी पीओपी यूज होता है। तो उस प्रोसेस में हम क्या करते हैं? इसे मोल्ड करते हैं डिफरेंट चीजें बनाने के लिए वाटर के साथ मिक्स करके। पर अगर पहले से ही, अगर हम इसे ऐसे ही खुले में रख देंगे और ये मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ जाएगा, तो इस्तेमाल यानी कि यूज करने से पहले ही हार्ड हो जाएगा। ठीक है। तो यूज करने से पहले ही हार्ड हो गया और जिप्सम बना दिया, तो इसका जो यूज है वो हम नहीं कर पाएंगे। फिर ये क्या हो जाएगा? हमारे लिए यूजलेस बन जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, राइट। इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि हम इसे हमेशा मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर के अंदर ही रखें, ताकि पीओपी जो है ये बिल्कुल भी मॉइस्चर के कांटेक्ट में ना आ पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। What is the neutralization reaction? Give examples. Neutralization reaction हम ऑलरेडी पढ़कर आए हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है किसकी? एसिड और बेसिस की। क्यों है इंपॉर्टेंट? क्योंकि हमेशा जो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ये बनाती है सॉल्ट्स, और वो सॉल्ट्स ऐसे हैं जो कि हमारी एवरीडे लाइफ में बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले तो बच्चे हमेशा पता होना चाहिए, क्या एसिड जब भी बेस के साथ रिएक्ट करता है तब सॉल्ट और साथ में वाटर बनाता है। ठीक है। इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है। आप क्या बोल सकते हैं? When an acid, कौन रिएक्ट कर रहा है? एसिड। When an acid reacts with a base, it forms a salt along with water. This reaction is called neutralization reaction. Neutralization क्यों? क्योंकि जब एसिड बेस से मिल गया तब दोनों ने का जो इफेक्ट है वो खत्म हो गया, न्यूट्रलाइजेशन हो गई। अब ना एसिडिक बिहेवियर दिखा पाएंगे ना बेसिक। अब क्या दिखेगा? सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रल वाटर। ठीक है। और साथ में एक सॉल्ट भी बनेगा। तो ये है हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसके एग्जांपल्स देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट करता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है मैम? एक बेस है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड। रिएक्ट करके बनाता है NaCl प्लस
वाटर। अब जो ये NaCl है यानी कि सोडियम क्लोराइड, ये क्या है बच्चे? एक सॉल्ट। और ऐसा वैसा सॉल्ट नहीं है, ये तो कॉमन सॉल्ट है जिसे डेली यूज करते हैं, राइट? क्या है ये? कॉमन सॉल्ट। ठीक है, एक और देखते हैं। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड H2SO4 के साथ रिएक्ट करे, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, उस केस में क्या बनेगा? उस केस में बनेगा सोडियम सल्फेट और साथ में वाटर। ठीक है बच्चे, क्या बना? सोडियम सल्फेट और वाटर। सोडियम सल्फेट तो सॉल्ट है हमारा, और साथ में वाटर भी बनेगा। ठीक है, ये दोनों रिएक्शन क्या कहलाएंगी? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दोनों में क्या हो रहा है? एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है? वाटर। 15th क्वेश्चन, गिव टू इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। दोनों ही वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा क्या है? कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं? सॉल्ट्स की फैमिली से। तो हम क्या बोलेंगे? वॉशिंग सोडा एक सॉल्ट है, इसका फॉर्मूला क्या है? Na2CO3.10H2O। क्या है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका मतलब 10। अब हमें इसके यूजेस बताने हैं वॉशिंग सोडा के। क्या यूजेस होते हैं इसके, बताइए। कुछ याद है आपको? वॉशिंग वर्ड से ही कुछ याद आ रहा होगा। कपड़े धोने के लिए क्या यूज करते हैं? डिटर्जेंट। उस डिटर्जेंट में क्या है? वॉशिंग सोडा। तो आप लिख सकते हो टू फॉर्म डिटर्जेंट्स हम किसका इस्तेमाल करते हैं? वॉशिंग सोडा का। एक और इंपॉर्टेंट यूज है, सेकेंड यूज है फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए भी हम वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं। सेकंड किसका यूज बताना है बच्चे? बेकिंग सोडा का। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या था? NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कहाँ यूज होता है इसका? देखो, एक यूज तो बच्चे है टू फॉर्म एंटासिड्स। हमने देखा था जब हमें इनडाइजेशन हो जाता है, एक्सेस एसिड बनता है ना पेट में, तब हम क्या यूज करते हैं? एंटासिड्स, जिनके अंदर बेस होता है। और वो बेस क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो एसिड को न्यूट्रलाइज करके कम कर देता है। एक और यूज क्या है इसका? फॉर कुकिंग पर्पस। कुकिंग पर्पस में कहा? नंबर 1, हम इसे यूज करते हैं अपने केक्स में, राइट? केक में क्यों यूज किया जाता है बनाने में? ताकि वो फ्लफी और स्पॉन्जी बन सके। कई सारी बारी हम क्या करते हैं, जब घर पे चने बनाते हैं, छोले, तो उसको उबालते टाइम उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालते हैं। वो क्यों किया जाता है? ताकि कुकिंग को फास्ट किया जा सके, जल्दी पकाया जा सके उन छोलों को। और एक और क्या है, ये यूज होता है किसमें? इट इज यूज्ड इन सोडा फायर एक्सटिंग्विशर्स। ठीक है बच्चे, किसमें यूज होता है? सोडा फायर एक्सटिंग्विशर्स के अंदर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डालते हैं, और जब उसकी मिक्सिंग हो जाती है एसिड के साथ, उस समय कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे सब्सटेंस और ऑक्सीजन के बीच में आकर उनके क्या करती है?
आग को खत्म कर देती है। कैसे? कट ऑफ कर देती है ऑक्सीजन सप्लाई को सब्सटेंस से। जैसे ही ऑक्सीजन सप्लाई कट ऑफ हो गई वैसे ही आग बुझ जाएगी। इसीलिए इसे हम सोडा फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी यूज करते हैं। ठीक है, इसी क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 15 के साथ हमारे सारे क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। ठीक है, अब हमारा जो एसिड बेसिस सॉल्ट्स हैं ये चैप्टर कंप्लीटली हम पूरा कर चुके हैं। ओके, किसी भी लेक्चर के नोट्स चाहिए आप जाएंगे स्कोर प्लस की ऐप पर। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएंगे ताकि जैसे ही कोई न्यू वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। थैंक यू सो मच।